गुड़गांव की शुभनगर बस्ती, जहाँ के लोग छल कपट और आधुनिक दुनिया की चमक दमक से अब तक अछूते थे। वे लोग नेक और सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। यह बस्ती और यहाँ के लोग सौभाग्यवश अभी तक आधुनिकता के जहरीले धुएं से दूर शुद्ध हवा में सांसें ले रहे थे। पर इस आधुनिकता और भौतिकवादी दुनिया से वह ज्यादा समय तक बचे कैसे रह सकते थे? और फिर उन्हें यह नजर लग ही गई। शुभनगर के चारों ओर दूर दूर तक हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, खिलखिलाती बस्तियां और लहराते खेत थे। सब तरफ खुशहाली और वातावरण में शुद्धि थी। पर अब धीरे धीरे इन खुशियों को नजर लगने वाली थी। यह बस्ती धीरे धीरे ऊंची इमारतों से घिरने लगी, पेड़ों की कटाई होने लगी और कारखानों की स्थापना होने लगी। धीरे धीरे अब इस बस्ती के लोग खेती छोड़ कारखानों में काम करने लगे। खेतों के ऊपर अब ऊंची इमारतों और हरियाली की जगह कारखाने लेने लगे। उसी बस्ती का एक युवक था, लखन, जो फेफड़ों का एक डॉक्टर था, और उसकी पत्नी सिया, जो पेशे से एक रोबोटिक इंजीनियर थी। कोरोना की महामारी के कारण सिया की नौकरी चली गई थी। सिया एक रोबोट इंजीनियर रोबोट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसने 7 फीट ऊंचा एक रोबोट बनाया था, जिसको उसने प्लास्टिक और रबर जैसे वेस्ट मटेरियल से बनाया था। सिया इस रोबोट को सुपर रोबोट की तरह बनाना चाहती थी, जो लोगों की मदद के लिए काम आ सके। इसके लिए उसके सुपर रोबोट का ढांचा तो बनकर पूरी तरह तैयार था, पर हमारे देश में इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक ज़्यादा विकसित नहीं है। इसलिए रोबोट के अंदर की मशीन्स बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च था, क्योंकि उपकरण विदेशों से मंगाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शुरू में तो सिया के बॉस उस पर बहुत खुश थे, मगर उन्हें सिया का यह प्रोजेक्ट अब नामुमकिन और बेकार लगने लगा, तो उन्होंने सिया को नौकरी से ही निकाल दिया। सिया को पूरा यकीन था कि वह रोबोट सुपर रोबोट बन सकता है। साथ ही साथ सिया ने इस रोबोट को ऐसा तैयार किया था कि इसके अंदर कोई इंसान घुसकर इसकी ताकतों का इस्तेमाल कर ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ सकता है, आग और सुनामी जैसे आपदाओं का सामना भी कर सकता है। मगर उसकी बातों का लोग अब मजाक उड़ाने लगे थे मगर उसकी बातों का लोग मजाक उड़ाने लगे थे। पर सिया अपने घर पर ही अपने इस पुतले को जीवंत रूप देने में जुटी रही। वही दूसरी ओर सिया और लखन की बस्ती शुभनगर में अशुभ वारदातों की शुरुआत हो चुकी थी। किसानों से उनका खेत और जमीन हथियाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। पेड़ों को काट पक्षियों और जानवरों से उनका बसेरा तो पहले ही छिन चुका था। अब जहरीले धुओं से सांसों में जहर घुलने लगी थी। जिंदगियां आधुनिकता की चपेट में अब पूरी तरह से आ चुकी थी। लखन के पिता, जो कि फेफड़े के मरीज थे, तमाम कोशिशों और इलाज के बावजूद लखन अपने पिता को बचा नहीं पाया और अगले ही साल उनकी मौत हो गई। अब लखन और दिया दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने मिलकर गांव के गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करना भी शुरू कर दिया था। एक दिन लखन और सिया शहर में एक पार्टी में गए हुए थे और देर रात पार्टी से अपने गांव की तरफ अपनी कार से वापस आ रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा उनके सामने से आ रही एक बेकाबू कार, जिसमें साफ साफ सामने से नजर आ रहे थे उसमें बैठे अयासी अयासी और शराब पीते लोग। देखते ही देखते उनकी बेकाबू कार ने बगल की फुटपाथ पर सोए हुए 4-5 लोगों और कुछ झोपड़ियों को रौंदते हुए निकल गए, और ऐसा करते हुए भी वे अपनी अयासी में धुत थे। लखन और सिया ने सब होते हुए लखन और सिया ये सब होते हुए रोक तो नहीं पाए, पर उन्होंने उस गाड़ी का नंबर फटाफट एक फ़ोटो खींच करके सेव कर लिया। उन दोनों ने उसी वक्त पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया और गाड़ी का नंबर भी दिया। मगर अगले दिन पता चला कि जिस गाड़ी ने इतने लोगों को कुचला है, वह बहुत बड़े नेता के बेटे की गाड़ी है, और इसलिए पुलिस ने रिश्वत लेकर बात को रफा दफा कर दी। लखन और सिया को यह नया सदमा लगा था और बचा कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाद में लखन को यह पता चला कि उस नेता के बेटे का नाम अभिमन्यु है और वह तमाम गैर कानूनी धंधे करता है। तस्करी से लेकर स्मगलिंग, सारे गैर कानूनी धंधे करता है। और जब भी उसकी असलियत सामने लाने की किसी ने भी कोशिश की, उसे अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी। उसका एक बीफ फैक्ट्री, जो कि शुभनगर बस्ती से ही कुछ दूरी पर था। लखन वहां पहुंचकर उस अभिमन्यु की बीफ का धंधा करते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
मगर अभिमन्यु के आदमियों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की और लखन किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। पर सिया और लखन ने उस नेता और उसके बेटे का असली चेहरा लोगों और सरकार के सामने लाने की ठान ली। एक दिन लखन ने सिया से कहा, आम आदमी कितना कमजोर पड़ जाता है और ऐसे बुरे और हमान जैसे लोग पैसों और पावर की वजह से कितना ताकतवर हो जाते हैं। काश हमारे पास कोई शक्ति होती जिससे हमें ऐसे लोगों का सामना कर पाते। तभी सिया ने कहा, जिस सुपर रोबोट को उसने बनाया है उसे पूरा विश्वास है कि कोई इंसान अगर सच्चे दिल से और अगर खुद पर पूर्ण विश्वास के साथ उस रोबोट का सही इस्तेमाल कर पाए तो उस इंसान में बहुत सी ताकत आ जाएगी। उसे सिया ने इस तरह डिज़ाइन किया था कि वह तेजी से दौड़ सकता था, बड़ी बड़ी छलांग लगा सकता था और ऊंची बिल्डिंग्स पर तेजी से चढ़ भी सकता था। अब तो सिया ने उसके अंदर कुछ मशीन्स भी लगा दी थी। सिया ने लखन को इस रोबोट के अंदर जाकर उसकी ताकत को टेस्ट करने को बोला। लखन थोड़ा नर्वस था, पर वह जैसे ही उस रोबोट के अंदर गया उसे उसकी अद्भुत ताकतों का अंदाजा हो गया। फिर क्या था, उन दोनों का मिशन एक ही था, उस खूनी और तस्करी वाले अभिमन्यु और उसके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करके उनके सारे हैवानियत वाले धंधों को बंद कराना। सबसे पहले लखन और सिया देर रात अभिमन्यु की उस बीफ फैक्ट्री में पहुंचे और वहां के सारे जानवरों को आजाद कराने लगे। इस बार भी अभिमन्यु के आदमियों ने उन पर हमला किया, बंदूकों और धारदार हथियारों से हमला किया, पर सिया का वह रोबोट उन पर बहुत भारी पड़ा और दोनों ने मिलकर वहां के सारे जानवरों को आजाद करा दिया। अगले ही दिन सिया और लखन अभिमन्यु के मेन ठिकाने पर पहुंचे, जहां हजारों बच्चों को बंदी बनाकर यातनाएं दी जाती थी और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर विदेशों में भेजा जाता था। इसके अलावा वहां जानवरों की तस्करी भी की जाती थी। कुल मिलाकर वह जगह किसी नर्क से कम नहीं थी, जहां पर कुछ हैवान मिलकर बहुत से मासूम जिंदगियों को कैद करके उन पर जुल्म और यातनाएं करते थे। सिया और लखन प्लान करके आए थे कि वो उस जगह से उन सारे कैदियों को आजाद करा देंगे। शायद उस अभिमन्यु को पहले से पता था इस हमले के बारे में और इस बार वह भी पूरी तरह तैयार था। अभिमन्यु और उसके आदमियों ने एक बड़ा सा जाल बिछा रखा था और आखिरकार उन्होंने सिया के इस रोबोट को फंसा ही लिया। अभिमन्यु ने लखन को गोली मारी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। सिया, जो कि अपने ही रोबोट के अंदर थी, जाल के फंदे में कैद, उसने भी कुछ घंटों बाद दम तोड़ दी। लखन और सिया दोनों के बेजान शरीर उसी कमरे में पड़े थे। अभिमन्यु और उनके आदमी किसी काम से उस जगह से चले गए। सिया जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो और उसका पति लखन दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह जाते। उनकी आत्माएं काश हमेशा के लिए एक हो सकती। रात के लगभग 3 बज रहे थे, तभी एकाएक कुछ विचित्र सा हुआ। जिस जगह पर सिया और लखन का बेजान शरीर पड़ा हुआ था, उस जगह पर पिछले 15 सालों से 15,000 लोगों और जानवरों की बेरहमी से मारा गया था और इन 15 सालों में कभी भी किसी इंसान ने यहाँ प्रताड़ित हो रही जिंदगियों की मदद करने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। करीब 15,000 कैद और बेचैन आत्माओं का डेरा बन चुका था ये जगह। ठीक 3 बजे वहाँ की सारी अशांत और बेचैन आत्माएं एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगी और उसी में एकाएक समाहित होने लगी और इस तरह वह चीज़ एक रोशनी के गोले की तरह नजर आने लगी। और वह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि सिया का वह प्लास्टिक और रबर से बना 7 फीट का पुतला था। सिया की आत्मा और उसके अंदर की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने अपने उस पुतले को ही अपना घर बना लिया और सबसे पहले अपने पति लखन की आत्मा को उसने अपने साथ मिला लिया, जिससे उनकी आत्माएं अब संपूर्ण रूप से एक हो चुकी थी। साथ ही साथ वहां मौजूद हर कैद आत्मा आज़ाद होकर उन दोनों आत्माओं के साथ मिल गई, क्योंकि उन सभी आत्माओं का मकसद अब एक ही था और वह मकसद था वहां से आज़ाद होना और उन अन्याय करने वाले हैवानों को उनके अंजाम तक पहुंचाना था। अब सिया का यह
सिया का बनाया यह पुतला सुपर रोबोट भी था और उन आत्माओं का घर भी। वह पुतला अब और भी ज़्यादा विशाल और कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। सबसे पहले उस पुतले ने अभिमन्यु द्वारा लगाए गए उसके मोटे तगड़े पहरेदारों को हवा में उठा उठाकर उनके दो दो टुकड़े कर दिए, और ऐसा करते हुए उस पुतले की जोर जोर की दहाड़ जैसी आवाज़ें दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। और यह उन आत्माओं की कई सालों से दबी और कुचली हुई आवाज़ें थी जो इतनी ज़्यादा तीव्र और उग्र हो चुकी थी। सिया का यह सुपर रोबोट अब शैतानी पुतला बन चुका था। उसकी भयंकर आवाज़ें सुन लोग दहशत में आ गए और सब अपने अपने घरों में घुस गए। अभिमन्यु के बचे खुचे गुंडे भागकर उस बिल्डिंग के तहखाने में जाकर छुप गए जहां पर उन्होंने हजारों बच्चों को कैद करके रखा था। इसके साथ ही उन आदमियों ने उन बच्चों को धमकाकर चुप रहने को कहा और सब तरफ की लाइट्स ऑफ करके हर तरफ अंधेरा कर दिया था। उन्हें लगा कि अंधेरों में वो शैतान पुतला हमें देख नहीं पाएगा। तहखाना बहुत बड़ा था, ऊपर से गुप अंधेरा और सन्नाटा ऐसा कि किसी के सांस लेने तक की कोई आहट नहीं थी। उनमें से एक अभिमन्यु का बहुत खास आदमी था, जॉनी, जो कांपते हुए शरीर और फटी आंखों से लगातार तहखाने के बंद दरवाजे की ओर घूर रहा था कि कहीं वह शैतानी पुतला ना आ जाए। काफी देर बाद जब कोई आहट नहीं हुई तो सभी को लगा वह रोबोट वहां से चला जा चुका है और सबकी सांसों में सांस आई। जॉनी अभी भी दरवाजे की ओर ही देख रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उस तहखाने की ऊपर की दीवारों पर दो धीमी और लाल रोशनी वाली बल्ब जल रही है। उसने ऊपर की ओर देखा तो उसके ठीक ऊपर बस दो आंखों के आकार की लाल रोशनियां जल रही थी। जॉनी ने अपनी टॉर्च निकालकर ऊपर करके देखा। तभी अचानक किसी ने उस पर जोर से झपटा और उसको सर से पकड़कर उठा लिया और दीवारों की तरफ दे मारा। जॉनी वहीं पर ढेर हो गया। अब उसके बाकी आदमी जो अपने अपने हथियार लिए वहीं छुपे थे, उन्होंने आगे आकर उस शैतानी पुतले पर एक साथ टूट पड़े। तभी उस पुतले ने इतनी जोर की भयंकर आवाजें निकाली कि वे सब डर के मारे सिहर गए और सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वे दरवाजे को खोल भागना ही चाहते थे, मगर उस शैतानी पुतले ने एक एक को पकड़कर सबको मार डाला। अब उस जगह पर कैद सारे बच्चे और दूसरी सारी जिंदगियां आजाद थी। अगली सुबह अखबारों के हेडलाइंस में एक शैतानी पुतले को देखे जाने और भयानक आवाजें सुने जाने की खबर छपी, और कुछ अखबारों में उस जगह सालों से कैद बच्चों और अभिमन्यु के काले धंधे की खबर भी छपी। अभिमन्यु और उसके पिता, जो कि एक देशद्रोही और अपराधी नेता था, वे सब देश छोड़कर दुबई भाग गए। वहां पहुंचकर बाप बेटे दोनों चैन की सांसें ले रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वह पुलिस और उस शैतानी पुतले की पहुंच से काफी दूर आ चुके हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे 100 मंजिला इमारत के 72वें मंजिले के आलीशान फ्लैट में आराम से बैठकर शराब पी रहे थे और नशे में धुत थे। तभी अचानक उनके कमरे की खिड़की से एक आहट सी होती है, तो वे दोनों ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए शराब पीने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी एकाएक उसी खिड़की से अजीब सी सरसराहट की तेज आवाज़ें आने लगी, और इस बार वे दोनों बाप बेटे दहशत में आ गए और चौंक कर खिड़की से बाहर देखा तो पाया किसी छिपकली की तरह सरपट तेजी से भागता हुआ वह शैतानी पुतला उनकी बालकनी की तरफ ही बढ़ रहा था। अभिमन्यु दौड़ा और जल्दी से अपनी बालकनी के दरवाजे और खिड़कियां सारी बंद कर दी, और अभिमन्यु के अपराधी और देशद्रोही पिता, उसने फटाफट सिक्योरिटी वालों को फ़ोन किया। वे दोनों अफरा तफरी में वहां से भागने ही वाले थे, तभी उनके कमरे का डोर बेल बजा। अभिमन्यु दौड़ा और दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसने तभी डोर होल से देखा दरवाजे पर वही शैतान पुतला उसके ठीक सामने खड़ा था। डर के मारे उसकी आंखें फटी सी रह गई
और वह पसीने से तरबतर हो गया। मौत को नज़दीक से देखकर उन दोनों अपराधियों को पहली बार यह एहसास हो रहा था कि मौत का खौफ कैसा होता है। वे दोनों दरवाजे की तरफ खौफ से देखे जा रहे थे, तभी उनके पीछे की बालकनी का दरवाज़ा एकाएक किसी कागज़ के खिलौने जैसे टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। इसके पहले कि वे संभलते, अभिमन्यु के पिता को उठाकर उस शैतानी पुतले ने पहले तो हवा में उछाल उछाल कर पटक दिया, फिर उसे उठाकर उसने उस 72वें फ्लोर से सीधा नीचे फेंक दिया। उनकी चीखें सुनकर सिक्योरिटी के 5-6 आदमी उनकी मदद के लिए पहुंचे। दौड़कर अभिमन्यु ने दरवाज़ा भी खोल दिया, मगर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सामने से ही घसीटकर उस शैतानी पुतले ने अभिमन्यु को अपने साथ ले जा रहा था। तमाम गोलियों का भी उस पर कोई भी असर नहीं था। उस पुतले ने अभिमन्यु को दबोचकर अपने साथ ही 17 माले से रेंगते हुए और इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, फिर पेड़ों पर और फिर पहाड़ों पर घसीट घसीट कर ले गया। जब अभिमन्यु को होश आई तो वह दर्द और पीड़ा से कराह रहा था। वह अपने हाथ पांव तो क्या, अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। जब उसने आंखें घुमा घुमा कर यहाँ वहां देखा तो पाया वह एक अंधेरे से गोदाम में बंद था, जहां पर लाशों की सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। और यह वही गोदाम था जहां पर अभिमन्यु मासूम लोगों और बच्चों को कैद करके रखता था, और जब भी कोई बीमार पड़ जाता था तो अभिमन्यु और उसके आदमी इसी गोदाम के पीछे उन्हें मार कर दफन कर देते थे। आज अभिमन्यु अपने ही पाप की उसी फंदे में कैद था। अभिमन्यु डर और खौफ से जितनी जोर से चीख सकता था वह चीख रहा था, मगर उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अब वह शैतानी पुतला अभिमन्यु या उस अपराधी नेता जैसे हर स्वार्थी लोग की ताक में रहता है। हर जुल्म करने वाले का अब वही हाल होता है जो उसने उन बाप बेटों का किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।